हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्युनिटी को कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट लेक्चर में हमने जो कम्युनिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो किया था। उसमें हमने बेसिक टर्म्स दी थी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कंटिन्यू करें। आज लेक्चर 2 है और आज इसमें हम हेल्थ इंडेक्स, डिसेबिलिटी इंडेक्स और लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। हम डिसेबिलिटी इंडेक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहले कर रहे हैं हेल्थ इंडेक्स। हमारे 5 टाइप के हेल्थ इंडेक्स होते हैं। फर्स्ट होता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सेकंड होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थर्ड होता है HPI। फोर्थ है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी एंड फिफ्थ होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इनसे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन एग्जाम में। तो फर्स्ट है PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो PQLI क्या होता है? ये मेजर करता है, इट मेजर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, हेल्थ के। तो इसकी जो रेंज होती है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? 0 से 100 होती है। जैसे हर एक इंडेक्स की कोई ना कोई रेंज होगी, तो इसकी रेंज कितनी है? 0 to 100 होती है। और इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक जो हेल्थ इंडेक्स होगा उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके जो कंपोनेंट्स है क्या, ये इंक्लूड करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज। जो 1 ईयर एज पे कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसको काउंट करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और लिटरेसी रेट कितना है किसी भी एरिया का। तो ये PQLI निकालना है हमें किसी भी एरिया का। तो हम ये जो कंपोनेंट होते हैं ये हम इंक्लूड करते हैं। ओके, सो दिस इज PQLI। हम नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है? इट इज बेस्ट इंडेक्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो PQLI था वो भी क्या होता था? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता था। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये भी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है, लेकिन ये बेस्ट है। उन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये वाला है। इसकी रेंज होती है 0 to 1, उसकी थी 0 to 100। इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। PQLI में क्या था? 1 ईयर ऑफ एज पे था। इसमें क्या है? एट बर्थ है। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम काउंट करते हो एट बर्थ पे होता है वो बेस्ट होता है। इसमें इनकम करते हैं हम काउंट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड थर्ड हम नॉलेज लेवल देखते हैं। उसमें भी लिटरेसी रेट था, इसमें भी नॉलेज लेवल है। तो हम इसमें देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। तो ये 3 कंपोनेंट है कि भाई हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ कितना है, इनकम कितना है और नॉलेज लेवल कितना है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फाइंड करेंगे। ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये इसमें क्या है? हम इसमें ह्यूमन की पॉवर्टी का इंडेक्स निकालते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 100। HDI की थी 0 to 1 और PQLI की थी 0 to 100 और इसकी भी कितनी है? 0 to 100। इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें कितनी है? हमें पॉवर्टी इंडेक्स निकालना है। तो हम इसमें लाइक लैक क्या काउंट करेंगे? लैक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लैक ऑफ इनकम कितना है और लैक ऑफ नॉलेज कितना है। किसी भी एरिया का निकालना है तो हम देखेंगे उस एरिया में लैक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लैक ऑफ इनकम कितना है और लैक ऑफ नॉलेज कितना है। ओके, सो दिस इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये रेंज हमें सबकी याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका कितना मतलब मल्टी डायमेंशंस मतलब हम अलग अलग डायमेंशंस को लेके चलते हैं। उससे रिलेटेड पॉवर्टी इंडेक्स निकालेंगे। इसकी रेंज होती है 0 to 3। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको हम न्यूमेरिक से याद कर सकते हैं। हम जो इसके कंपोनेंट है HES, H से होता है हेल्थ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ई से होता है एजुकेशन। तो इसमें देखो नाम में था मल्टी डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में देखेंगे। हम हेल्थ के डायमेंशन को देख रहे हैं, रहने का स्टैंडर्ड कैसा है उसको देख रहे हैं, और एजुकेशन देख रहे हैं। तो इसमें हेल्थ भी आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड भी आ गया और एजुकेशन स्टैंडर्ड भी आ गया। तो इसके ये 3 इंडेक्स थे। फिफ्थ इंडेक्स है हमारा हेल्थ का, वो क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसमें क्या है? इसकी रेंज है 0 to 100। ओके, तो इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है? फर्स्ट है अंडर 5 मोर्टेलिटी कितनी होती है कि जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, 5 साल जो एज उनमें कितना मोर्टेलिटी रेट है। अंडर 5 माल न्यूट्रिशन, कि भाई जो 5 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनमें कितनी माल न्यूट्रिशन है। अंडर 5 मसल वेस्टिंग कितनी है और अंडर 5 स्टंटिंग कितनी है। मसल वेस्टिंग क्या होता है? लैक ऑफ वेट टू हाइट, मतलब कि
हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट कम है, ये होता है हमारा वेस्टिंग। ये टर्म है जो हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो वेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना कम है, और स्टंटिंग कितना होता है, एज के अकॉर्डिंग हाइट कितनी कम है। वेस्टिंग होती है हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना कम है, और एज के अकॉर्डिंग जब हाइट कितनी कम होती है उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम्स में आ जाती हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स में आती हैं। सो ये थे हमारे 5 हेल्थ इंडेक्स। ओके, सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी इंडेक्स। ये क्वेश्चन जो ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन है, ये हमारे डिसेबिलिटी इंडेक्स में है, तो ये हम आगे करेंगे। तो हम ये पहले हम डिसेबिलिटी इंडेक्स को पढ़ लेते हैं। तो देखो डिसेबिलिटी इंडेक्स 3 इंडेक्स होते हैं हमारे। एक तो होता है DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DALY दिल्ली, ओके, एंड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, और HALE होता है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये इन जो ये टर्म्स हैं इनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होती है। ओके, तो DFLE देखते हैं हम, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम इसको सल्वियन इंडेक्स भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अ, इनमें से किसको हम सल्वियन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो हमारा डिसेबिलिटी फ्री डेफली होता है, जो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको हम सल्वियन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं। देखो नाम से ही डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि भाई कितनी जो लाइफ के ईयर्स थे जो डिसेबिलिटी फ्री थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डिसेबिलिटी फ्री, ओके, कितनी जो लाइफ के ईयर्स थे इंसान के वो डिसेबिलिटी फ्री थे, मतलब उन ईयर्स में उसको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, तो वो हमें देखना है। सो यही है अ पर्सन लिविंग विदाउट डिसेबिलिटी, कि भाई एक पर्सन कितने साल तक बिना डिसेबिलिटी के रहा है। तो सल्वियन इंडेक्स या फिर डेफली का फॉर्मूला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, की भाई मान लो एक पर्सन है वो 70 साल तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उसको 60 की एज में उसको कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो हम उसका सल्वियन इंडेक्स कैसे निकालेंगे। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 70, और डिसेबिलिटी उसको कौन सी एज में आई थी, 60 में। तो 60 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो 70 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। मीन्स उसके जो सल्वियन इंडेक्स या फिर डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी, 60। तो सल्वियन इंडेक्स निकालते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से हम डिसेबिलिटी ईयर निकाल माइनस कर देंगे, तो उससे हमारी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें या फिर सल्वियन इंडेक्स मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा DLY। ये होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसके नाम से ही समझते हैं कि भाई कितने किसने उतने कितने साल उसने डिसेबिलिटी में अपने ईयर लॉस्ट किए, प्लस और कितने साल वो उस डिसेबिलिटी के साथ जिया। मतलब मान लो एक पर्सन है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नॉर्मल, जो किसी भी कंट्री की मान लो 70 ऑफ एज है, ठीक है, कि भाई इतनी एक कंट्री की डिसेबिलिटी वो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन किसी इंसान को उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले ही क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है। मान लो उसको 50 की एज में डिसेबिलिटी हो जाती है, और उसकी वजह से वो क्या है, 4-5 साल में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले ही उसकी डेथ हो गई ना। उसकी मान लो 55 की एज, 50 में की एज में उसको डिसेबिलिटी हुई, 55 की एज में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 70। तो उसने जो वो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के क्या है, वो जो ईयर्स थे वो क्या है, मतलब वो इतना नहीं सर्वाइव कर पाया। वो उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले ही उसकी क्या है, डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई ना। तो यही हम निकालते हैं ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो गई उसकी। मान लो क्योंकि 55 ईयर की एज में डेथ हो गई थी, लेकिन 70 एज तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, तो उसने कितने जो ईयर्स थे वो उसने लॉस्ट कर दिए। ठीक है, तो हम करेंगे तो कितना आएगा, 60 70, उसने 15 ऑफ ईयर्स क्या है अपने लाइफ के लॉस्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि उसकी पहले डेथ हो गई, तो वो 15 साल वो क्या है जी नहीं पाया, उससे पहले ही वो मर गया। प्लस ईयर ऑफ लिविंग विद डिसेबिलिटी, कितने साल वो डिसेबिलिटी के साथ रहा, 50 की एज में उसको क्या डिसेबिलिटी हुई थी, 55 की एज में वो मर गया, तो 5 साल तक वो उस डिसेबिलिटी के साथ रहा। तो डेल यही होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, कि एक तो उसने 15 साल अपने उस डिसेबिलिटी की वजह से खो दिए क्योंकि उसकी डेथ हो गई, और 5 साल उसको क्या है, 5 साल वो उस डिसेबिलिटी के साथ रहा। तो ये निकल जाएंगे 15 + 5, तो डेली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं कि मीन्स अ पर्सन प्री मेच्योर डेथ एंड लिविंग विद डिसेबिलिटी, की भाई उसकी प्री मेच्योर डेथ हो गई, और वो कितने साल उस डिसेबिलिटी के साथ रहा, डेली में हम यही निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, शायद आई आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप
कमेंट्स में बता देना। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आपको कम्युनिटी के नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मैसेज कर देना, देन आई विल सेंड दी कम्युनिटी नोट्स। ये कम्युनिटी नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, मेरे को भी इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। सो नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी इंडेक्स HALE, हेली। तो हम इसको बोलते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या होता है? इट इज़ बेस्ट क्राइटेरिया फॉर बर्डन ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी। कि हमें मान लो किसी भी डिजीज का बर्डन निकालना है, कि भाई एक डिजीज का बर्डन किसी भी कम्युनिटी में कितना है, उसकी वजह से कितनी डेथ हो रही है, तो हमें ये निकालना है, तो हम हेली देखते हैं, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसकी वजह से हमें ये बेस्ट इंडिकेटर है कि हमें एक डिजीज का जो बर्डन है किसी भी कम्युनिटी में वो पता लग जाता है। इट मीन्स अ पर्सन लिविंग हाउ मेनी डेज अनहेल्दी ड्यू टू एनी डिजीज। कि इससे हमें ये पता लगता है कि भाई एक इंसान है वो कितने दिन तक अनहेल्दी रहता है उस डिजीज की वजह से। तो ये हम जैसे कि मान लो हम देख रहे हैं टीबी के केसेस आ रहे हैं किसी एरिया में से, तो हम वहाँ पे हेल्थ एडजस्टेड हेली निकालेंगे, उस एरिया का हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल दें, तो हम देखेंगे कि वो जो पर्सन्स हैं वो कितने दिन तक अनहेल्दी रहते हैं उस डिजीज की वजह से। तो ये होता है हमारा हेली। सो ये हमारे डिसेबिलिटी इंडेक्स थे, DFLE, DALY और HALE, हेली। तो ये हमारे 3 डिसेबिलिटी इंडेक्स थे। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइक स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमें कोई एग्जांपल दे देंगे और इसमें से पूछेंगे कि ये किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। तो हम ये सब देखते हैं, तो हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं अब। सो देखो, पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना। ओके, तो प्रिवेंट कैसे करते हैं हम? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेवलपिंग रिस्क फैक्टर। हम भाई किसी भी डिजीज के कि भाई वो डिजीज होगी, ऐसा कोई रिस्क बने उसको ही कम कर देते हैं, कि भाई वो रिस्क फैक्टर ही ना बने जिसकी वजह से डिजीज होती है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेवलपिंग डिजीज, या फिर कोई डिजीज हो चुकी है किसी इंसान को, वो आगे प्रोग्रेस ना करे, तो उस डेवलपिंग डिजीज को रोकते कि वो आगे ना हो। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इम्प्रूव। हम प्रोटेक्ट करते हैं कि जो डिजीज की प्रोग्रेस है उसको हम रोक सके और उसको ओके, तो उस डिजीज की जो प्रोग्रेस को उसको कम कर सके, टू इम्प्रूव द रिमेनिंग लाइफ। और जो जितनी भी मान लो किसी भी इंसान की को डिजीज हो गई है, तो उसकी जो भी बाकी की लाइफ बची है उसको ही हम इम्प्रूव कर सके। भाई वो डिजीज तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जो भी उसके आगे की बाकी की लाइफ बची है ना, उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो ये सब इन प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में इंक्लूड होता है। सो हम देखते हैं फर्स्ट कि प्राइमोडियल क्या होता है। प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? टू प्रिवेंट डेवलपमेंट और अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। हम क्या करते हैं कि भाई जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है ना, इसमें क्या होता है, किसी भी एरिया में या फिर किसी भी पर्सन के साथ वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना उसको डिजीज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम उस चीज को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो डिजीज होने का रिस्क फैक्टर भी ना आए। ठीक है, तो इन प्राइमोडियल लेवल ऑल एफर्ट्स आर यूज टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एनी रिस्क फैक्टर। हम इसमें हर एक एफर्ट लगाते हैं ताकि डिजीज होने का कोई भी रिस्क फैक्टर ना आए। लाइक हम घर में रहते हैं तो हम साफ सफाई रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई डिजीज ना हो, ठीक है, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये हमारा क्या प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो हम यहाँ पे कोई भी रिस्क फैक्टर बनने ही नहीं दे रहे कि हमें कोई भी अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से क्या है डिजीज हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया को क्या है हाइजेनिक रखते हैं। सो इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, हम इसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लो रिस्क एरिया में। ये बहुत मेन पॉइंट है। हेल्थ एजुकेशन हम प्राइमोडियल लेवल में भी प्रोवाइड करते हैं और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि हम प्राइमोडियल लेवल में तब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जब जो एरिया है ना वो क्या है लो रिस्क एरिया, वहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम या फिर जीरो चांसेस हो उस डिजीज के रिस्क फैक्टर के बढ़ने के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, कि हम एक कोई भी छोटा बच्चा है उसको हम क्या है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको चाइल्डहुड ओबेसिटी ना हो। हम उसको ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि उसको जंक फूड कम कंज्यूम करना है ताकि वो उसको चाइल्डहुड ओबेसिटी ना हो। क्योंकि अगर वो जंक फूड कंज्यूम करेगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसको ओबेसिटी होगी और आगे फिर क्या है उसको लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज का क्या है रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर बन जाएगा, फिर वही उसको फिर डिजीज हो जाएंगी। तो हम उसको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन हम उसको पहले ही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि
तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है ताकि आगे रिस्क फैक्टर बने ही ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन हमें उसको प्रिवेंट करना कि आगे बने ही ना रिस्क फैक्टर। या फिर हम चाइल्डहुड, इसमें हम क्या है, चाइल्डहुड हेल्थ हैबिट्स, हम चाइल्डहुड की हेल्थ हैबिट बनाते कैसे कि हम बोलेंगे कि बच्चे को तुम्हें 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, ताकि हम रिस्क फैक्टर को ही खत्म कर दे कि उसको आगे कैविटी ना हो टीथ में। तो यही है कि हम उसको क्या है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम उसको बोलेंगे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, चाइल्डहुड हेल्थ हैबिट बनवा रहे हैं बच्चे की, ताकि उसको कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट ना हो। इट इज कॉमनली यूज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज में तो रिस्क फैक्टर होता ही है। इसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क फैक्टर नहीं होता है, तो इसी वजह से हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो ये था हमारा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है, इसमें रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्राइमोडियल में प्रेजेंट नहीं होते। इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फ्रॉम रिस्क फैक्टर, कि हाँ रिस्क, अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो डिजीज हो सकती है, लेकिन रिस्क फैक्टर के प्रेजेंट होते हुए भी हम क्या है, ताकि जो रिस्क फैक्टर से है ना डिजीज डेवलप ना हो, तो हम उनको प्रिवेंट करते हैं रिस्क फैक्टर, ताकि रिस्क फैक्टर से डिजीज ना हो, तो उसी को हम प्रिवेंट करते हैं। यही हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। इन प्राइमरी लेवल इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली डिजीज में हैपन। अगर हम प्राइमरी लेवल को मैनेज नहीं करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो हमारी क्या है, डिजीज हो सकती है। प्राइमरी लेवल में क्या है, दो आते हैं हमारे, हेल्थ प्रमोशन, दो कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है, इट मीन्स इम्प्रूविंग हेल्थ बाय रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर वाया हेल्थ एजुकेशन। हम इसमें क्या करते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करके बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन में हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक हेल्थ एजुकेशन इन हाई रिस्क एरिया। लो रिस्क एरिया में प्रोवाइड कर रहे थे तब तो हमारा प्राइमोडियल था, लेकिन जब हेल्थ एजुकेशन हाई रिस्क एरिया में प्रोवाइड करते तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन इन अडल्ट लाइफ, जब हम बच्चे को हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी ना हो, तो हमारा प्राइमोडियल होता है। लेकिन अडल्ट लाइफ में रिस्क फैक्टर में है, रिस्क फैक्टर है वो, हाँ जंक फूड खा रहा है, लेकिन हम उसको तब भी हेल्थ एजुकेशन देंगे। अगर तुमने ज्यादा जंक फूड कंज्यूम किया तो तुम्हें ये डिजीज हो सकती हैं। तो ये होती है हमारी हेल्थ एजुकेशन इन अडल्ट लाइफ। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, कि हाँ भाई एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, लेकिन हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन रखेंगे, इसकी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सबको, कि हम ऐसे डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अडल्ट हाइजेनिक एजुकेशन, जो अडल्ट है उनको हाइजीन की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। रिस्क फैक्टर है लेकिन हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि डिजीज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ना हो। फिर हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है, इसमें हम इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन वगैरह देते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स फ्रॉम डिजीज, ताकि वो डिजीज ना हो। जैसे यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, रिस्क फैक्टर है कि हाँ भाई प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी, लेकिन हम उसको यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बताएंगे ताकि वो उसको कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। यूज ऑफ हेलमेट, हेलमेट कि हेलमेट पहनना चाहिए, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन जा रहा है बाइक या फिर स्कूटी पे, उसको उसके एक्सीडेंट होने का रिस्क है। यूँ तो कह नहीं सकते कि हाँ होएगा, लेकिन रिस्क है कि हो सकता है, तो उसको बोलेंगे तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए ताकि तुम्हें ज्यादा इंजरी ना हो। ऐसे ही यूज ऑफ सीट बेल्ट होता है। जो प्रोफाइलैक्सिस और कीमो प्रोफाइलैक्सिस होती है कि भाई डिजीज नहीं हुई है लेकिन उससे पहले हम वैक्सीनेशन देते हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं हम, ताकि वो डिजीज ना हो फ्यूचर में उनको, इसी वजह से दे रहे हैं, इसलिए वजह से हम प्रोफाइलैक्सिस कर रहे हैं। तो इसी को हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस और कीमो फाइलैक्सिस क्या आते हैं, हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। जो आयोडाइज सोल्ट इसलिए देते हैं ताकि कोई भी गोइटर वगैरह ना हो, ये फ्यूचर में हो सकता है अगर आयोडीन कम कंज्यूम करेंगे, तो आयोडाइज सोल्ट देना ये भी क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस देते हैं बेबी को ताकि आगे उसको कोई दिक्कत ना हो, लाइक आई रिलेटेड डिजीज ना हो। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन मॉस्किटो नेट इसलिए यूज करते हैं ताकि डेंगू मलेरिया ना हो। और फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ सके। ओके, सो ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है,
इसमें क्या होगा, प्राइमरी लेवल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था लेकिन डिजीज नहीं थी। सेकेंडरी लेवल में क्या है, डिजीज प्रेजेंट होगी लेकिन वो डिजीज इस हद तक नहीं होगी कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो। मतलब डिजीज होगी लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इट मीन्स डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट बट नो कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डिजीज प्रेजेंट है। इसका एम क्या होता है, ताकि डिजीज की प्रोग्रेस को हम रोक सके। जो अगर डिजीज प्रेजेंट है इसमें तो उसकी प्रोग्रेस ना हो, उसको हम रिड्यूस करते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, और डिजीज की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, हम उससे भी क्या है प्रोटेक्ट करते हैं। क्या है, ये हमारे एम होते हैं इसमें। इन सेकेंडरी लेवल डिजीज हॉल्ट एट इंसिपिएंट स्टेज, हम होल्ट मतलब होता है हम उसको रोकते हैं। सेकेंडरी लेवल में हम डिजीज को रोकते हैं उसकी अर्ली स्टेज पे। इंसिपिएंट स्टेज कौन सी होती है, अर्ली स्टेज पे ही रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो और फर्दर लेटर स्टेजेस पे ना जाए और उनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसकी वजह से हम इंसिपिएंट स्टेज पे ही उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में दो कंपोनेंट होते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं हम, और क्या होता है अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या है, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करते हैं। जैसे अगर किसी को लाइक सर्विक्स कैंसर होने का है कि भाई हो सकते हैं, तो हम पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं। जितने भी, अगर तुम आपके पास पेप एग्जाम में ऐसा जाए कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं तो वो किस में आते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो या फिर पेप स्मीयर एग्जामिनेशन हो, स्पूटम एग्जामिनेशन, या जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया, सीटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, एलएफटी हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी होंगे वो क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, अर्ली डायग्नोसिस में। जैसे अर्ली हेल्थ चेकअप होते हैं, हेल्थ कैंप होते हैं बीपी मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ कैंप होते हैं डायग्नोसिस और डायबिटीज़ के लिए। तो जितने भी हेल्थ कैंप होते हैं वो भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। जो टीबी ट्रीटमेंट में डोट्स थेरेपी होती है, ये भी हमारी किस में होती है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है। जो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट को हम क्या करते हैं, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं, तो ये भी क्या हमारा, ये सारे सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में आते हैं। प्रीवियसली ऑल हेल्थ प्रोग्राम इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पहले क्या था, जो जितने भी प्रोग्राम्स थे ना, हेल्थ प्रोग्राम थे, वो क्या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते थे। लेकिन आजकल जो ये प्रोग्राम है ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो हेल्थ प्रोग्राम्स थे वो सेकेंडरी लेवल में आते थे, लेकिन अब अपडेट में जो है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो प्राइमरी लेवल में आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। फोर्थ है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, इन दिस लेवल डिजीज ऑलरेडी हैपन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिजीज हो गई है, कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट है। डिजीज ऑलरेडी प्रोग्रेस टू लास्ट स्टेज तक जा चुकी है, और वो क्या है, इनक्योरेबल है, उसका क्योर नहीं है वो। एंड टर्शरी लेवल प्रिवेंशन इज डन फॉर इम्प्रूविंग रिमेनिंग लाइफ। हम टर्शरी लेवल और प्रिवेंशन इसलिए करते हैं ताकि उस पर्सन, डिजीज पर्सन की भी जितने भी रिमेनिंग लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो ये होता है हमारा टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। तो हम क्या है, टू इम्प्रूव एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या करते हैं कि जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटी होती है उनको इम्प्रूव करते हैं। पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करता है कि भाई पेन में है कोई पर्सन, उसको रिलीव करते हैं। क्रचेस प्रोवाइड करते हैं। पोलियो पर्सन लाइक डिसेबल हो जाते हैं ना, तो उनको हम क्रचेस प्रोवाइड करते हैं। उनको चलने में दिक्कत होती है तो क्रचेस प्रोवाइड करते हैं। होस्पाइस केयर प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव एंड स्टेज केयर, कि भाई किसी भी इंसान को होस्पाइस केयर होती है, लाइक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लो पेशेंट को कैंसर है, तो हम उसको क्या है, और वो टर्मिनल इलनेस है, मतलब उसकी एंड स्टेज आ चुकी है, और आई थिंक वो कि भाई कुछ दिन है उसके पास या फिर कुछ महीने, एंड वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो उसके पेन को रिलीव करते हैं ना हम, तो उसको होस्पाइस केयर करते हैं। या फिर हम उसकी कोई भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं, उसमें होस्पाइस केयर होती है वो, ठीक है। फिर आती है हमारी रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। हम पेशेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड के लिए स्कूल बनाते हैं, जो डेफ ब्लाइंड और पर्सन होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाते हैं। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग होती है कि भाई जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, कि भाई वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, किस वेज में काम कर सकते हैं फॉर अर्निंग मनी। सो ये सब होता है। स्पीकिंग ट्रेक्योस्टमी फॉर परमानेंट ट्रेक्योमाइज पेशेंट। जो ट्रेक्योमाइज परमानेंट
जो हाँ, जो परमानेंट ट्रैकियोस्टमी के पेशेंट होते हैं तो वो बोल नहीं सकते, तो हम उनमें स्पीकिंग ट्रैकियोस्टमी करते हैं ताकि वो बोल पाएँ। सो ये था हमारा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे यूज़ ऑफ स्पेक्स फॉर रिफ्रैक्टरी एरर। कोई भी इंसान है, वो उसको डिज़ीज़ हो गई रिफ्रैक्टरी एरर, तो उसको दिखने में बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा उसको, तो उसके लिए हम स्पेक्स यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, रिहैबिलिटेटिव केयर है ना, ताकि हम रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर रहे हैं। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, ये भी रिहैबिलिटेटिव केयर है। यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो कंस्ट्रक्टिव सर्जरी लाइक ब्रेस्ट कैंसर थी किसी भी फीमेल को, तो हम उसकी कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डायबिटिक पेशेंट, उसको डिजीज हो चुकी है, उसको डायबिटीज हो चुकी है, लेकिन हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। डायबिटिक फुट केयर करते हैं, पेशेंट को डायबिटीज होती है, तो फुट फुट अल्सर या फिर फुट सोर होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उसकी हम डेली फुट केयर करते हैं ताकि उसको फुट अल्सर ना हो। तो ये सारी क्या कर रहे हैं, हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, कि भाई ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है, लेकिन आगे उसकी केयर करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को स्टॉप करते हैं, रिलीव प्रोवाइड करते हैं एक टाइप से। तो ये होता है हमारा टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो कुछ एग्जांपल है, जैसे मैरिज काउंसलिंग, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होती है। मैरिज काउंसलिंग प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे है, कि उनकी मैरिज हो चुकी है, दो पर्सन है, और ताकि उनको डिवोर्स ना हो, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि इन फ्यूचर डिवोर्स हो सकता है या फिर होने के चांसेस हैं, तो उस टाइम पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि काउंसलर के पास जाते हैं ताकि उनकी मैरिज ब्रेक ना हो। तो उस रिस्क फैक्टर है, लेकिन हम ये हो रहा है कि भाई उनकी मैरिज ब्रेक ना हो, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। एंटीनेटल केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, एंटीनेटल केयर प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, तो उसको वो प्रेगनेंसी का टाइम है, तो उसको कोई भी कुछ लाइक हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिजीज हो सकती है, लाइक गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है। तो हम एंटीनेटल केयर इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इसलिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसको नहीं है वो डिजीज, तो ये भी क्या, प्राइमरी प्रिवेंशन है। हमारा एक और लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये हमारे इसके क्वेश्चन नहीं आते, ना हमें पढ़ाया जाता है, बस ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इसमें क्या होता है, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट इन लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये नया कंसेप्ट आया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। इट मीन्स प्रिवेंटिंग अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिस। मतलब कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, अननेसेसरी जो हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, लाइक प्रिवेंटिंग अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ना करें। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं लाइक फॉर अर्निंग मनी, वो अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिनकी नीड भी नहीं होती। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बस फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने बताया ये। सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।